पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, दुनिया की तारीख पे जब नज़र दौड़ाई जाए तो हमें कुछ ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिसको उस वक्त के लोग कहते हैं ये जनूनी आदमी है, ये पागल हैं, और उस वक्त के लोग उसकी समझ नहीं सकते, उसके आइडियाज़ को समझ नहीं सकते। पाकिस्तान की सियासत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे यहाँ रवायती तौर पे दो बड़ी जमातों का एक सिलसिला चलता आता था, उनके दरमियान एग्रीमेंट्स भी होते थे, जैसे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और बाद में तजियाकारों ने कहा ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दरअसल एक चार्टर था अपनी अपनी करप्शन बचाने के लिए, और इसको चैलेंज किया एक शख्स ने जिसका नाम है इमरान खान। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। 30 अक्टूबर आपकी ज़िंदगी के अगर ये कहा जाए कि सियासी कैरियर का ये फाइनल मैच है, तो क्या ये सही होगा? फाइनल्स हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अब तक जो 20 साल की, हाँ 20 साल की जो अब तक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, क्योंकि करियर तो नहीं है, स्ट्रगल है, इस जद्दोजहद का ये अब एक फैसला कुन वक्त है। और इस फैसला कुन वक्त में आप क्या हासिल कर लेंगे? मैं वो करना चाहता हूँ अरशद, जो बदकिस्मती से हमारे इदारे नहीं कर सकते, जो डेमोक्रेटिक इदारे हैं, जो जमहूरी इदारे हैं, अदलिया है, नैब है, FPR है, ये सारे जो चेक्स करते हैं, करप्शन के ऊपर चेक और बैलेंस करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ये सारे हमारे इदारे क्योंकि फेल हो गए हैं, इसलिए मजबूरी में मैं अब पाकिस्तानी अवाम को निकाल रहा हूँ, इसलिए कि अगर हम नहीं निकलते तो हम फिर जो मैं आपको बेहतरीन इसका बताता हूँ, जो हम नमाज पढ़ते हैं अरशद, हम नमाज में कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत रास्ते पे और अपनी तबाही के रास्ते पे चले गए। पाकिस्तान भी अब उधर खड़ा है। एक तरफ है रास्ता जो कि अल्लाह कहता है जिस रास्ते पे हम जाएं, अदल और इंसाफ, और दूसरा रास्ता है हमारी तबाही का रास्ता। ये करप्ट माफिया मुल्क को दीमक की तरह खा रहा है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इस जो निज़ाम, जो एक अजीम ख्वाब थी पाकिस्तान की कि हमने एक दुनिया में मिसाल बनना था, जो इलामा इकबाल मुसलमान दुनिया के अजीम जहन जिनकी ख्वाब थी कि एक इस्लाम की एक लेबॉरेटरी बनेगी, हम दुनिया को मिसाल बताएंगे कि अदल और इंसाफ का निज़ाम क्या होता है, जमहूरियत क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, तो और जो इस्लामिक थॉट है उसको आगे लेके जाएंगे, ये दुनिया में मिसाल बनेगा, इसलिए पाकिस्तान बना था। और अब अगर हम इस विजन पे खड़े होते हैं, यानी वही जिसके मकसद पाकिस्तान बना था, तो वही दो रास्ते आ गए, अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जो नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो तबाही का रास्ता है। हम अगर अब ये जो करप्ट माफिया जिसका हेड है नवाज शरीफ, ये पकड़े गए हैं पनामा में, इनका इंकशाफ हो गया है, और वो हुआ ये है कि ये अब मैं बार बार कहता हूँ ये इल्ज़ामात नहीं हैं, ये सबूत हैं इनकी करप्शन के। और अगर हम अब नहीं रिएक्ट करते, मैं पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूँ कि अगर हम नहीं रिएक्ट करते, हम किस मुंह से ये गरीब लोगों, जो जेल भरे हुए हैं गरीब लोगों से, जिन्होंने हज़ारों की चोरी की हुई है, वो जेलों में फंसे हुए हैं, या अरबों की चोरी साबित हो गई है, लेकिन इस मुल्क का कानून इसे नहीं पकड़ सकता, इस मुल्क के इदारे इसको नहीं पकड़ सकते। लिहाजा अवाम के पास कौन सा रास्ता रह गया है सिवाय के सड़कों पे आए और प्रोटेस्ट करें कि जनाब हमें इंसाफ चाहिए। आप और ये जो कहीं मैं पढ़ रहा हूँ, तजिया नगार जी ये जमहूरियत को डीरेल करेगा, ये पता नहीं ये नुकसान पहुंचेगा, ये है स्टेटस को, जो इस करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। सारे वो लोग हैं, छोटा सा तबका है, इनके लिए ये जमहूरियत है। मेरे लिए इसकी ये जमहूरियत जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटर से ज़्यादा बुरी है। मुझे एक चीज़ बताएं अरशद, जो जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप और इस जमहूरियत में एक चीज़ उन्होंने बेहतर की है, मुझे एक इदारा बताएं इन्होंने बेहतर किया, मुझे बताएं कि अवाम को क्या फ़ायदा हुआ इस जमहूरियत का जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटर के बनस्बत। इसलिए डैमेज कर रहे हैं डेमोक्रेसी। आप ये देखें कि इनका जो इलेक्शन भी था 2013 का, वो जनरल मुशर्रफ के 2008 के इलेक्शन से बदतरीन था। सारी की सारी पार्टीज ने करप्ट इलेक्शन में धांधली हुई, जो जीती भी जो हारी भी। जनरल मुशर्रफ का तो इतना बुरा 2008 का इलेक्शन नहीं था, उनकी नैब इससे बेहतर थी, उनकी करप्शन इससे कम थी, उनकी इकॉनमी इससे बेहतर थी, कर्जे इतने नहीं थे, करप्शन इतनी नहीं थी। तो इन्होंने क्या हमें तोहफा दिया इन दोनों ने जमहूरियत का? 8 सालों में ये दोनों ने बारियां लेके 6000 अरब था पाकिस्तान का कर्जा आज से 10 साल पहले।
आज 22,000 अरब रुपया है। यानी आप ज़हन सोचे कि ये पैसा गया किधर, लगा किधर है, कि किधर गया ये पैसा? ये पैसा इनकी जेबों में गया है। देखे ना, कौम तो मकरूज कर दी। ये इतना ज्यादा जो कर्जा लिया और लेते जा रहे हैं, और महंगा तरीन कर्जा, अरशद सबसे महंगा कर्जा इन्होंने लिया है, ये किधर गया है? ये अवाम को क्या फायदा हुआ है? किसानों को क्या फायदा है? मजदूरों को क्या फायदा है? नौजवानों को क्या फायदा है? 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है, तो यानी खुराक नहीं मिल रही। 45% बच्चे 5 साल के नीचे से स्टंटेड ग्रोथ हैं, ना जेन डेवलप होता है, ना कद पे पहुंचते हैं। तो अवाम को क्या फायदा हो रहा है इससे? किसकी जेब में जा रहा है? और ये है करप्शन। अरशद, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि नंबर 1 कैंसर किसी माशरे की भी है करप्शन। करप्शन की वजह से तो तीसरी दुनिया है, नहीं तो हमारे में कोई किस चीज की कमी है? हम एक डेवलप मुल्क होते जो हो रहे थे। ये करप्शन जो है ना जी, ये है जो कि आज जो 30 अक्टूबर का जो लोगों को कॉल दिया है कि अगर हम अब नहीं निकलेंगे, जब एक प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ पकड़ा जाता है अरबों रुपए की करप्शन से, हम नहीं निकलेंगे तो हम फिर अपना तबाही का रास्ता ढूंढेंगे। खान साहब, इससे पहले भी आपने एहतजाज काफ़ी ज़्यादा किए, 30 अक्टूबर के एहतजाज से क्या हासिल हो जाएगा? कैसे करप्शन ख़त्म हो जाएगी? पहले तो हम अपने सारे पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को चैलेंज कर रहे हैं, जिनका काम था करप्शन को पकड़ना। सुप्रीम कोर्ट माजी के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता था। आसिफ जरदारी के $60 मिलियन जो स्विट्जरलैंड में पड़े थे, नवाज शरीफ कुछ नहीं कह रहा था। ये फ्रेंडली ऑपोजिशन तब बने हुए थे पीपल्स पार्टी के, ये असेंबली में कुछ नहीं कह रहे थे, मुकमुका हो गया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे। अपना नैब दोनों ने फैसला कर लिया, अपने इलेक्शन कमिश्नर, अंपायर्स, और अपने नजम सेठी यानी केयर टेकर गवर्नमेंट, तो इन्होंने मुकमुका तो कर लिया था। तो ये तो चुप करके बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर डाला कि जनाब $60 मिलियन पे हमें जवाब दो। तो सवाल ये है कि अब किधर है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट तो कर लिया आपकी पिटीशन? नहीं, अभी तो सुन रहे हैं ना जी। पहले तो उन्होंने फ्रिवलेस कह के रिजेक्ट कर दिया। हमारे वकील 100 साल का तजर्बा आपस में, 3 वकील, उनकी फ्रिवलेस करके रिजेक्ट कर दी। तो फिर खैर अब सुन रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि माजी में तो सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो देखें जी, लोगों को बताने की जरूरत है कि जो पैनमा के इंकशाफात हुए हैं, नवाज शरीफ सबूत है इनकी करप्शन के ऊपर। तो इसके तो क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं 6 महीने हो गए हैं, पार्लियामेंट आपके सामने, पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस, नैब कहते जी हमारे पास कानून ही नहीं है, सिर्फ गरीब को पकड़ने के कानून है। वो सुप्रीम कोर्ट भी कहते जी 2-2, 4-4 लाख के लोग पकड़ रहे हो। तो ये जो अरबों रुपए की चोरी है, और ये टिप ऑफ दी, मैं भी अरशद ये कह दूं कि जो नवाज शरीफ की इंकशाफ हुआ है, ये तो थोड़ी सी है अभी इनकी चोरी। अभी तो इनका समुंदर है चोरी का। अगर एक बच्चा इनका हसन शरीफ 650 करोड़ रुपए के घर में रहता है लंदन में, अगर घर में रहता है तो बाकी कितना पैसा होगा, और कितना, और फिर बाकी बच्चों के घर हैं, और मेफेयर की अपार्टमेंट्स हैं, बाकी प्रॉपर्टीज हैं। इल्फर्ड में कहते हैं कोई 2 टावर्स हैं इनके, कोई अरबों रुपए की। तो ये जो बाकी, और ये फिर ये इधर हैं, बाकी दुनिया में जो इनके दुबई में वगैरह वो और हैं। खान साहब, आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया, जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, इदारे, तो इलेक्शन कमीशन भी हेयरिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी, अगर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब का ख़ानदान जवाब दे देता है, तो आप 30 अक्टूबर का लॉकडाउन कॉल ऑफ कर सकते हैं? देखिए जी, ये फ्लूइड है। अगर तो मैंने कहा ना कि दो तरह ये हम रोकेंगे। एक कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे, जो किसी भी जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर करता है। देखे ना, जवाब नहीं दे रहा प्राइम मिनिस्टर, तो वो आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर जब जवाब ना देख सका, 1 हफ्ता लगा रेजिग्नेशन देने में, 1 हफ्ते में। अब दूसरा था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आए तो फौरी तौर पे उसने अपने सारा जवाब दिया, अपनी सफाई पेश की, तो पार्लियामेंट आगे बढ़ी। ये ना जवाब दे रहे हैं, ना सफाई पेश कर रहे हैं, और उल्टा हमारे ऊपर अटैक है जी, वो भी चोर है, वो भी है, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, ऑपोजिशन का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है। तो 2 चीज़ें हैं जी, या तो वो जवाब दे, और या फिर अपने आप को TORs, वो जो TORs जो सारी जॉइंट ऑपोजिशन ने बनाए थे असेंबली में, उसके तहत अपना एहतसाब हो। ये नहीं कि नवाज शरीफ का TORs जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किए हुए हैं। जो ऑपोजिशन के TORs हैं, जिस पे ऑपोजिशन मुत्तफिक थी, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है हुकूमत, तो आप 30 अक्टूबर का लॉकडाउन की जो कॉल है वो आप कॉल ऑफ कर सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं, हम होल्ड कर सकते हैं। अगर वही TORs जो ऑपोजिशन ने, सारी जॉइंट ऑपोजिशन, जिसमें इनके साथ भी कई लोग मिले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने साइन किए हुए हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अभी तक तो जुरिस्डिक्शन चैलेंज की हुई है। नवाज शरीफ साहब का शायद बयान कल आ जाए, उस हवाले से जवाब इलेक्शन कमीशन में कल हियरिंग है, उस हवाले से वो जवाब अगर आ जाता है शरीफ खानदान का तो वो एक्सेप्टेबल होगा आपको? नहीं जी, इलेक्शन कमीशन का तो अभी तक बहुत ही शर्मनाक रोल है। यानी जिस तरह इन्होंने नून लीग की मदद की है इलेक्शन कमीशन ने, ये लगता ही नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो जुडिशल कमीशन ने 40 ऑब्जर्वेशंस दी थी इलेक्शन कमीशन को कि कितना बुरा इलेक्शन हुआ, वो 40 फाइंडिंग्स थी कि इन्होंने किधर किधर गलतियां की इलेक्शन में। और फिर उसमें ये भी एक फाइंडिंग थी कि 2.5 करोड़ बैलेट मिसिंग था। ये भी ताजुब है इस मुल्क में कि 2.5 करोड़ बैलेट मिसिंग हो, 35% फॉर्म 15 मिसिंग हो और इलेक्शन को कह दें कि जी ज़्यादातर कानूनी था। तो उसके ऊपर एक पे एक्ट नहीं किया अभी तक, एक आदमी को नहीं सह किया। आज अगर 22 पार्टीज कह रही हैं इलेक्शन में धांधली हुई, जिसमें जीते भी और हारे भी सब कह रहे हैं, तो कुछ तो इन्वेस्टिगेट करते हैं ना। कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो उससे क्या साबित होता है कि ये मुलव्वस थे उस धांधली में। इन्होंने मिलकर प्रोटेक्ट धांधली करवाई, फिर उसको प्रोटेक्ट किया उस धांधली को। इसलिए तो हम सड़कों पे गए। हमें क्यों धरना करना पड़ा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी जिन्होंने धांधली की थी, और वो नून लीग थी। तो जो चीज़ें जुडिशल कमीशन में निकली उसको भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो अभी तक तो उनका रोल बहुत ही बुरा रहा है। अब देखते हैं कल इलेक्शन कमीशन में जो भी कार्रवाई हो रही है उससे आपके 30 अक्टूबर के डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आपकी पिटीशन एक्सेप्ट भी होगी, वहां अगर कार्रवाई चलती है और जवाब आ जाता है, उससे कोई इफेक्ट होगा आपके डिसीजन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्वियसली अगर सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो फिर तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अब तक मैं आपको अरशद ये बता दूं कि मुझे अब पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस, इंसाफ के इदारों में सारा इत्मीनान चला गया है। मुझे नहीं चला गया, सारे पाकिस्तानियों को चला गया। सुप्रीम कोर्ट पे तो लोगों का अभी भी एतबार है, अदालतें इंडिपेंडेंटली काम भी करती हैं और जिस तरह केस चलेगा। अब दो चीज़ें मैं सिर्फ एक करेक्ट कर दूं आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को इवेल्युएट किया। अभी उन्होंने एक सर्वे छापी है। सारे पाकिस्तान के इदारे मुशर्रफ के दौर से नीचे चले गए हैं। मैं कह रहा था ना कि उसकी डिक्टेटरशिप थी, उसकी डिक्टेटरशिप में इदारे बेहतर थे। अब जो लेटेस्ट रिजल्ट आया, नवाज शरीफ को और नीचे चले गए हैं, और जिसमें अदलिया भी नीचे चली गई है। यानी अदलिया की इंडिपेंडेंस पहले से कम हो गई है। तो ये बड़ा हमारे लिए फिक्र करना चाहिए। खान साहब, आपने जुडिशल कमीशन का जिक्र किया था, 4 हलकों का आप जिक्र करते थे, उसका स्कोर कार्ड इवेंचुअली क्या रहा? 4 हलकों का क्यों कहा कि जल्दी हो सकता था? 413 पिटिशंस थी जो चैलेंज हुए थे। 413 इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स के पास गई। तो हमारे 4 हलकों को 2.5 साल लगे 2 में रिजल्ट आने में। 2.5 साल। कानून ये कहता था कि 4 महीने में ट्राइब्यूनल को फैसला करना, ये कानून है। 2.5 साल के बाद 2 में, और लाखों रुपया। जहांगीर तरीन का तो करोड़ों पैसे ऊपर गया, और उसके बाद अभी भी 2 में ट्राइब्यूनल से फैसले नहीं है। अभी भी एक पड़ा, दोनों सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। अब ये मुझे बताएं ना जी, मुझे ये बताएं कौन सा इंसाफ है ये? अगर आप और हम सारे जो 4 हल्के चुने थे, उनमें लोगों के पास वसाइल थे। 80% तो हमारे लोग पहली दफा इलेक्शन लड़े हैं, 35% तो यूथ थी जिनके पास वसाइल ही नहीं थे। तो हम वसाइल वाले लोगों को अगर 2.5 साल और अभी 3.25 साल होने लगे, इंसाफ नहीं मिला। 2 में मिला, 2 में अभी भी पेंडिंग है। ये 50% सक्सेस रेट रहा अभी तक आपका। मैं तो इसको बिल्कुल माइनस कहूंगा, ये तो सक्सेस है ही नहीं जी। देखिए, 4 महीने आपने 4 का 4 महीने में होना चाहिए। 4 महीने में हमें रिजल्ट मिलना चाहिए था। 2.5 साल में 2 का मिलता है, और दोनों में धांधली साबित होती है। और अब दोनों में इनिशियल रिजल्ट्स में धांधली है, वो अब सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, और अब इंतजार कर रहे हैं कब केस लगता है। खान साहब, जब आपके नाकदीन की बात सुनी जाए और हुकूमत की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब की सियासत जो है इस वक्त वो डाउन हिल पे है। इमरान खान साहब ब्रूज हो गए हैं, जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं उनमें शिकस्त होती आ रही है इमरान खान साहब को। एक बैडली ब्रूज्ड पार्टी है, और उसके रिवाइवल के लिए इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं। 92 का वर्ल्ड कप था, उसमें भी शायद आपके इसी तरह के हालात थे। तो क्या एक दफ़ा फिर ये फाइनल काउंटडाउन वाला गाना आप जो कि पहले भी आपके जलसों और धरनों में चलता रहा, वो चलेगा इस दफ़ा? देखिए जी, वर्ल्ड कप में तो बहुत ही बुरा हाल था। वो तो मैं इंजर्ड था, 2 हमारे मेन स्टार्स इंजर हो गए, वकार यूनुस, जो अभी 2 स्टार्स इंजर्ड हैं आपके। नहीं, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप में तो इससे बहुत बुरे हालात थे।
अभी 50 भी 2 स्टार्स इंजर्ड हैं नहीं, आपके? 50-1 था जीतने का, 50-1। मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा जितना पैसा लगा दो पाकिस्तान पे, मैं आज भी कह रहा हूँ कि पीटीआई पे पैसा लगा दो, तो उसमें से पीछे से आके जीतना वो तो बहुत ही मुश्किल था। और उसमें बारिश ने भी हमारी मदद की। तो और मुझे याद है एक सहाफ़ी ने, जब हम 50 बिल्कुल गिरे हुए थे, कहा कि इमरान खान को नहीं जाना चाहिए था, ये बूढ़ा हो गया था, इसने तबाह कर दिया टीम। बड़ा मुझे बुरा भला रखा जब हम हार रहे थे। उसका नाम था नजम सेठी। तो वो जब हम जीत गए तो फिर उसको पलटा खाना पड़ा। तो वो वही पॉलिटिक्स का भी अभी हाल है कि जब हमारा डाउन स्विंग आता है सारे कहते हैं जी ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, मारेगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कहते हैं कि पार्टी की पॉपुलैरिटी नीचे गई है। 9 बाय इलेक्शन हुए, 8 बाय इलेक्शन नून लीग से तहरीक इंसाफ जीती है, 4 नून लीग हमारे से जीती है। और ये मुझे बताएं कि नून लीग काफ लीग के दौर में जब वो हुकूमत में कितने बाय इलेक्शन जीते हैं? 0। अपनी गवर्नमेंट होते हुए हम 8 बाय इलेक्शन इनसे जीते हैं, ये 2013 के बाद। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही पॉपुलैरिटी। अच्छा, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि पॉपुलैरिटी बड़ी कम हो गई है, रायवंड से पहले शुरू हो गए। और शुक्र है कि अपने प्रोपेगेंडा को मान के तो उन्होंने कहा पॉपुलैरिटी खत्म हो गई और आने दिया लोगों को। जब लोग आ गए तो ये खुद घबरा गए। तो अब इनको मुसीबत पड़ी होगी, क्या करें, इस्लामाबाद में रोकें या आने दें? ये फंस गए हैं। दोनों तरफ ही इनके लिए मुश्किल होगा। रोकेंगे तब भी मुश्किल पड़नी है इनको, आने दें तो समुंदर आ रहा है लोगों का। इंशाल्लाह ये जितने भी मैंने कुछ किया, कहते हैं ना पॉपुलैरिटी नीचे चली गई है। आप 30 को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में कभी पाकिस्तान में इतनी पब्लिक देखेंगे ही नहीं जमा होते हुए। 30 अक्टूबर को ये 1 दिन का लॉकडाउन होगा? नहीं जी, लॉकडाउन तो होगा जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो तो आएंगे फिर बैठने के लिए। एक और धरना ही कह लें, धरना प्लस होगा, क्योंकि धरने से बहुत बड़ा होगा। धरना तो एक जगह था ना, डी चौक में, ये उससे प्लस होगा। अब डिटेल्स आप मेरे से मांगे, क्योंकि अभी जलसा प्लस आपने कर दिया रायवंड में, अब धरना प्लस होगा इस्लामाबाद। जी जी। खान साहब, आपने क्रिकेट का जिक्र किया। पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप भी अंकल ग्रुप का हिस्सा हैं या नहीं हैं? मुझे खुदा ना खास्ता अंकल ग्रुप का हिस्सा ना ही बिलावल बनाए, क्योंकि मैं इतना अक्लमंद सियासतदान नहीं हूँ जितने उनके अंकल है सारे। वो तो बड़े शातिर सियासतदान हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे अवॉइड करें उस ग्रुप में डालने के लिए। तो ये आपकी एक अपील होगी बिलावल को कि आपको आगे मुझे ना इंक्लूड करें, क्योंकि वो बड़े शातिर लोग हैं। मौलाना फजल रहमान और मेरा क्या मुकाबला हो सकता है? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मूव है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जाके मिलना, साथ पानामा पे आपके साथ, उधर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जाके मुलाकातें, को क्या बन रहा है कि अपोजिशन में भी आपके खिलाफ एक अलायंस बन रही है? इल्ज़ाम लग रहा है कि जनाब आपको अकेले उड़ने का शौक़ है, सोलो फ्लाइट का शौक़ है। तो अब हुकूमत तो है ही अगेंस्ट और आप भी हुकूमत के अगेंस्ट है, अपोजिशन में भी आपके खिलाफ कोई अलायंस बन रही है? असल में जी मैं चांस देना चाहता था, क्योंकि हमने पहले भी पूरी कोशिश की सबको साथ लेने की। याद रखें, सारी पार्टीज कह रही थी धांधली हुई, हम कह रहे थे धांधली हुई तो इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन मांग रही थी? मुझे तो अभी तक नहीं समझ आई। तो हमें एंड में अकेले निकलना पड़ा, क्योंकि बाकी मान ही नहीं रही थी इन्वेस्टिगेशन की। और आप धांधली का मतलब जुर्म हुआ, जुर्म की इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं। डेमोक्रेसी डीरेल कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। 4 हल्के में मांग रहा था खोलने के लिए। अब फिर वही हुआ, हमने असेंबली में पूरी कोशिश की, TORs की गेम खेलते रहे, TOR करते 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 सबको पता चल गया कि ये अब हमें लटका रहे हैं, लेकिन गेम चल रही है। और फिर वो इनका जो वो बड़ा ब्रेन है ख्वाजा आसिफ, उसने कह ही दिया, वो ओवर कॉन्फिडेंस इतना था उसमें, उसने कह दिया मियाँ साहब कोई फिक्र ना करो, थोड़ी देर के बाद लोग भूल जाएंगे। यानी अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है प्राइम मिनिस्टर की, और एक सीनियर मिनिस्टर कह रहा है कि फिक्र ही ना करो, अरबों रुपए की चोरी भूल जाएंगे लोग। ये है एरोगेंस, तकब्बर, कि हमारे पास सारे लीवर्स हैं, हमने पावर कंट्रोल करी है, अदलिया हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगी, आज तक कुछ नहीं किया। हमारे सारे नैब अपनी है और खुर्शीद शाह अपना है। खुर्शीद शाह को तो अपना समझते नहीं, और जरदारी अपना है, क्योंकि जरदारी भी नहीं चाहता था एहतसाब। तो बड़े कॉन्फिडेंटली उसने कहा कि जी फिक्र ना करो, लोग भूल जाएंगे। और मैं चाहता था कि सारी पब्लिक देख ले कि ये किधर तक आते हैं साथ। और इसमें पीपल्स पार्टी के कई लोग जेन्युइनली चाहते थे कि ये पैनमा में एहतसाब हो, जिसमें एतजाज आसन, कमर जमान, मुझे पता है डेफिनेटली चाहते थे, और भी इनका ग्रुप था। और लेकिन पीछे जरदारी बैठा हुआ था।
जरदारी कैसा चाहे, अच्छा उसने बार्गेन शुरू कर दी, अच्छा जी यान अली को छोड़ो, डॉक्टर आसिम को छोड़ो, वो अपना पूरा खेलना शुरू हो गया। अक्लमंद सियासतदान है ना, हमें तो अकल ही नहीं है, हमें तो पॉलिटिक्स नहीं आती। तो एंड में हुआ वही हुआ जो होना था, हमने अकेले रह जाना था, वो रह गए अकेले। इस चीज़ का आपको एहसास था जब टीओआरएस की कमेटी बनी थी, उस वक्त आपको ये एहसास था कि आखिर में आपको अकेले ही जाना पड़ेगा? जी, मुझे पूरा मैं तैयार था उसके लिए। मैंने कह भी दिया था, मैंने तो असेंबली में कहा था, मैंने कहा आखिर में मैंने पहली तकरीर में कहा था कि आखिर में अकेला भी जाना पड़े हम जाएंगे। मुझे पता था कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है, आसिफ जरदारी कैसे एहतसाब जाएंगे। मुझे पता था कि उसने एंड में जैसी वो लीवरेज कर रहा है, अच्छा सियासतदान है ना, तो अच्छी सियासत खेल रहा है, लेकिन एंड में उसने नवाज शरीफ को, और उसके इंटरेस्ट एक है, धरने में भी इनके इंटरेस्ट एक थे, दोनों इकट्ठे हो गए। आसिफ जरदारी ने बचाया था नवाज शरीफ को, और जब आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में $60 मिलियन था तो नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को बचाया था। क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बाद दोबारा स्विस हुकाम का लेटर आया था और इस हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की। एक सरे मेंशन होता था रॉकवुड एस्टेट, उसका हम काफ़ी जिक्र सुनते थे, नवाज शरीफ साहब से भी सुनते थे, वो किधर गया? सरे महल की बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। सरे महल मुझे पहली दफ़ा पता चला, पाकिस्तान एम्बेसी में मुझे लोगों ने बताया, मैं लंदन गया, उन्होंने कहा कि जी यहाँ से बड़ा सामान आ रहा है और सरे महल जा रहा है। पाकिस्तान एम्बेसी सामान एयरपोर्ट से ला के तो जा रहा था, यहाँ से चीज़ें भेज रहे थे पाकिस्तान से, एंटीक्स पता नहीं क्या क्या। तो फिर हमने प्रोब किया, हमें पता चला, मैंने खबर निकाली, फिर ये नून लीग ने उठा ली, और असेंबली में आसिफ जरदारी ने डिनाई किया कि हमारा सरे महल नहीं है। और उसके बाद फिर मुशर्रफ के दौर पे पूरा केस चला, केस जीत गई गवर्नमेंट, मुशर्रफ की गवर्नमेंट। उसके बाद वो जज ने ऑर्डर किया कि इसको बेचो, उसको बेचा, और तब तक एनआरओ दे दिया आसिफ जरदारी को मुशर्रफ ने। जब एनआरओ दे दिया तो आसिफ जरदारी का मुझे पैसे वापस करो तो इतना बड़ा, यानी इसी मुल्क पे ऐसे हो सकता है कि अच्छा मुशर्रफ को भी देखो कि आपके बाप का पैसा है, पाकिस्तानी कौम का पैसा था चोरी हुआ, उसने भी हातमताई, हम पाकिस्तान की कौम से पैसे से सारे ही बड़े हातमताई हैं, उसने भी पकड़ा दिया, अच्छा जी ले लो वापस। लेकिन एनआरओ की जो डील थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दी थी, और उसके बाद कहा था कि जितने ये केसेस हैं ये रिवाइव किए जाएं। तो सरे मेंशन जो वापस किया गया, उस हवाले से किसी हुकूमत ने कोई कार्रवाई की आपके ख्याल? हुकूमत ये बैठे हुए थे नवाज शरीफ साहब, ये अब हुकूमत है, इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इनका मिले हुए हैं ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे पता था कि एंड में हमें 16 ही जाना पड़ेगा, ये मिले हुए हैं। जरदारी और नवाज शरीफ के इंटरेस्ट एक हैं, ये कभी भी इन्होंने मिलकर नैब, मैं फिर से कहूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नैब का हेड क्यों बनाया अपना? भाई चार्टर, आप नैब का हेड बनाना है, हमने पख्तूनख्वा में बनाया है, एक पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी बनाई, उन्होंने एडवर्टाइज किया, और इन्हें पहले कमिश्नर्स बनाए, कमिश्नर्स ने फिर डीजी नैब चुना, टोटली इंडिपेंडेंट, इसलिए तो उसे सिटिंग मिनिस्टर पकड़ लिया। ये जब प्राइम मिनिस्टर नैब और ये मिलके खुर्शीद शाह और नवाज शरीफ ने नैब का हेड बनाना था, दोनों के ऊपर करप्शन के केसेस है नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह पे, कैसे उन्होंने पकड़ना था इन दोनों को? तो बनाया ही अपने आप को बचाने के लिए था, और वो करप्ट आदमी है वो जो बनाया भी है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जब ये बना था नैब का हेड। खान साहब, जिस दौर में सरे मेंशन लिया गया वो तो बाद में, लेकिन पनामा में बकौल आपके जो सबूत सामने आए हैं, उस ट्रेल को देखा जाए तो 1993-94 में मेफेयर फ्लैट्स खरीदे जा रहे थे। इन दोनों का जो लिंकेज है, और फिर हम बाकायदा तौर पे ये इल्ज़ामात सुनते भी थे, पिछले 3 साल में सरे मेंशन का जिक्र या रॉकवुड एस्टेट का क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं किया? क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि आसिफ जरदारी को सारी नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज पता है बाहर, नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टीज पता है, इसलिए वो जो न्यूक्लियर, जब वो 2 न्यूक्लियर मुल्क हो जाए ना, तो फिर बैलेंस ऑफ टेरर हो जाता है कि तुमने अगर बॉम्ब चलाया तो मैं चला दूंगा, दोनों ही उड़ जाएंगे। तो अब इन्होंने दोनों अपने आप को बचाने के लिए फाइलें रखी हुई, अच्छा तुम बोलोगे तो, और होता भी रहा है। जैसे ही नवाज शरीफ कोई आसिफ जरदारी पे अटैक करता था तो आसिफ जरदारी रहमान मलिक पूरा अटैक उस पर वापस कर देता था, तो फिर ये दोनों चुप हो जाते थे। इसलिए मैं आपको बताऊं अरशद, ये हम बड़े डेलिकेट वक्त पे खड़े हुए हैं, कौम ने अभी ना निकली, ये आपस में बारियां लेते रहेंगे, ये एक दूसरे को बचाते रहेंगे, इनके बच्चे आगे बारियां लेंगे। इन्होंने पैसा इतना बना लिया है, इतनी देर से पैसा बना रहे हैं, इन्होंने सारे इदारे तबाह कर दिए, इदारे तबाह, मुल्क तबाह हो जाता है।
और ये क्रिटिकल टाइम है, पाकिस्तान का फैसला कौन भागता है। मुझे क्या शौक है कि मैं पागलों की तरह कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं। अब फिर ये लॉकडाउन। आपको खान साहब एक शौक है बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के कि एक छक्का लगाएंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये बिलावल भुट्टो साहब ने बात क्यों की? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन के लिए भी एक खतरा बन गई है? एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, आप कहते हैं कि आपको वज़ीर आज़म बनने का शौक़ नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जनाब ये क्रिकेट नहीं है, ये सियासत है, यहाँ छक्का मार के आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। और बिलावल को तो बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने तो बड़ी लंबा टाइम गुजारा पॉलिटिक्स में, उन्होंने तो बड़ी मेहनत की है, उन्होंने मारे खाई हैं, वो गली गली गए हैं सड़कों पर, यानी उनको तो बड़ा पता होगा। अलमिया ये है पाकिस्तान का दूसरा, एक तो ये करप्ट माफिया ऊपर बैठ गया आके, एक करप्ट माफिया अपने बच्चे तैयार कर रहा है बारियों के लिए। देखें इलामा इकबाल और शाह वलीउल्लाह का, उन्होंने दोनों ने बड़े डिफरेंट ब्रेन्स थे, ज़बरदस्त इस्लाम में बड़ी ब्रेन्स इस्लामिक तारीख में मानी जाती है। दोनों ने कहा कि मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह बादशाह थी। मगरब में जमहूरियत आ गई, जमहूरियत का मतलब मेरिटोक्रेसी, जमहूरियत का मतलब कि लीडरशिप एक प्रोसेस के जरिए बनता था, यहाँ खून के जरिए लीडरशिप बनता था बादशाह में। और बादशाह डीजेनरेट करती है। अगर बाप कोई मसलन ज़हीरुद्दीन बाबर एक तकड़ा बादशाह था और फिर उसके बाद बड़ा मुगलों के 3-4 एक से एक आउटस्टैंडिंग बादशाह यानी मुगल आजम निकले, लेकिन औरंगजेब के बाद नहीं निकला कोई। आपस में बच्चों में लड़ाई और मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया। जो डेमोक्रेसीज हैं इनके अंदर क्योंकि प्रोसेस से आते हैं, एक मेरिट से लीडरशिप आती है, इसलिए उनकी लीडरशिप, वो मुल्क आगे तरक्की करते गए, हम नीचे चले गए। आज भी मुसलमान मुल्कों में आप देख लें, 55 मुसलमान मुल्क हैं, देख लें 3 या 4 में भी डेमोक्रेसी नहीं है, सही डेमोक्रेसी। तो ये नवाज शरीफ टाइप ऑटोक्रेट्स बैठे हुए हैं या सूडो डेमोक्रेट्स बैठे हुए हैं और या फिर डिक्टेटर्स बैठे हैं या फिर बादशाह बैठे हैं, ये कभी भी मुकाबला मगरब का हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मेरिट का निज़ाम है। और मेरिट का निज़ाम मतलब कि वो हमें हमेशा पीछे छोड़ देगा। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, देखें क्योंकि मैं क्रिकेट से मेरी इनिशियल तजर्बा है। अगर मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिताना है वर्ल्ड कप, तो मुझे पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट लाना पड़ेगा, अपने रिश्तेदार नहीं डालने पड़ेंगे, दोस्त नहीं, बेहतरीन टैलेंट। उसी तरह अगर पाकिस्तान को आपने इंटरनेशनली कम्पीट करवाना है तो पाकिस्तान के इदारों में बेहतरीन आपको टैलेंट लाना पड़ेगा। 1960s में पाकिस्तान सबसे तेज तरक्की कर रहा था, क्योंकि हम छोटे थे तब, फख्र था पाकिस्तान में। ये सारे एशिया के अंदर पाकिस्तान यानी मिसाल दी जाती थी पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। हमारा सिविल सर्विस का एग्जाम इतना मुश्किल था, सारा टैलेंट सिविल सर्विस में जाता था, क्वालिटी थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी सिविल सर्विस में। आप देख लें कि अभी तक सबसे ज़्यादा तरक्की तब हुई है। बदकिस्मती से तब आके वो जो सिविल सर्विस का जो इदारा भी था उसको भी तबाह कर दिया, उसमें भी पॉलिटिसाइजेशन करके बाकी सारे इदारे तबाह करके, यही PIA था, इंटरनेशनल लेवल की अलायंस थी। और कौन चलाता था? हमारे लोग चलाते थे। हमारी नेस्पाक बार कॉन्ट्रैक्ट्स लेती थी जाके। आज सारे इदारे देख लें, इन्होंने सिफारिशी भर के, रिश्तेदार भर के सारे तबाह कर दिए। उसी तरह पॉलिटिक्स में भी बादशाह आ गई है, वो फैमिलीज चल पड़ी हैं। उधर असफंदियार की फैमिली, वली खान की फैमिली है, इधर भुट्टो की फैमिली है, इधर शरीफ, इनके बच्चे तैयार हो रहे हैं सारे। ये तो हमारी तबाही का रास्ता है, इदारे भी तबाह और ये जो क्वालिटी ऑफ लीडर्स है, जैसे अब बिलावल वो लीडर बने फिर रहे हैं। मुझे देखता हूँ एतजाज़ सीनियर लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हो। 25 साल का लड़का बेचारा, उसने क्या क्या सीखना है अभी, वो जाके किसी को अंकल कह रहा है, कभी कह रहा है अंकल। ये है पाकिस्तान की उधर मरियम शरीफ बैठी हुई है, नवाज शरीफ उधर जाता है, वो बैठ जाती है प्राइम मिनिस्टर हाउस, उधर हमजा शरीफ चौड़ा होकर फिर रहा है, पीछे पीछे उसके 20-20 साल पॉलिटिक्स कर रहे हो। यानी उनको भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई अपनी कदर नहीं है कि आप इतनी देर से पॉलिटिक्स कर, बच्चा आके सामने बैठ गया। ये है हमारे 2 अलमिया हैं। खान साहब, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि रायवंड में जितने लोग आए उसके बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और अपोजिशन को, जिसको आप पहले साथ लेके चलना चाह रहे थे, उसके लिए भी खतरा बन गए? असल में अपोजिशन को सारों को दावत दी,
वो कहें जी ऑपोजिशन नाराज हो गई है, दुल्हन को मिलाने जाना है, इमरान खान ने मनाना है उसको। मैं क्या करूं, मैंने क्या किया जो नाराज हो गई है? आपको इंसाफ मिल नहीं रहा, पार्लियामेंट में आप टकरे मार रहे हैं, पैक के अंदर आपको सारे इदारे आगे कह रहे हैं हम कर ही नहीं सकते नवाज शरीफ के खिलाफ खुद, क्योंकि वो मुगल आजम है। आपके सामने जो स्पीकर का जो रवैया कि उसकी भेज दी रेफरेंस, मेरी भेज दी, नवाज शरीफ की नहीं भेजी, फिर TOR से कुछ नहीं बना, यानी इनके सामने सब कुछ था। अब जब आपको इदारे इंसाफ नहीं दे रहा है, मुझे ये बताएं कि हमारे पास कौन सा रास्ता है? जमहूरियत के अंदर हमारे पास एक ही रास्ता होता है, फिर हम अवाम के पास जाते हैं। आप फ्रांस में देख लें, यूरोप में देख लें, कभी किसान निकले हुए हैं, कभी आलू फेंक रहे हैं, कभी दूध फेंक रहे हैं सड़कों पे, यानी वो समझते हैं कि अगर इंसाफ ना मिले, ये जिंदा कौमें होती हैं जिधर जमहूरियत होती है, जो अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है। कहीं डिक्टेटरशिप में नहीं होती, आप कोई मुजाहरे नहीं देखते, जिधर भी डिक्टेटरशिप्स है। हुस्नी मुबारक के दौर कुछ नहीं देखते थे। खान साहब, आप अपोजिशन के लिए मुश्किलात क्रिएट करें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि आप अनाउंस कर देते हैं डिसीजन, फिर सोलो फ्लाइट लेते हैं, बाकी अपोजिशन के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है, उनके लिए मुश्किलात कैसे पैदा होती है? ये बिल्कुल गलत बयानी है कि हम अनाउंस कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम सबको कहा कि हम सड़कों पे आएंगे अगर हमें ये TORs पे तो डेड हो गए थे, तो जब TORs डेड हो गए तो हमने कहा हम सड़कों पर प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, जब मैं राइवड मार्च हमने करने का फैसला किया तो इन्होंने कहा कि हमें बताया नहीं। अब मुहर्रम आ रही थी तो हमने जान के डेट फ्लेक्सिबल रखी। हमने इनसे बातें भी की, खुर्शीद शाह से बात की है, शाह महमूद कुरैशी ने, हमने बात की, मेरी तारिक काजी से भी बात हुई, लेकिन हमने फ्लेक्सिबल भी रखी, नहीं आए तो अब अकेले हैं। और अब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट तो जो भी स्पोर्ट्स खेला वो कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, अपने मुखालिफ को कभी नहीं समझता, अंडर एस्टिमेट नहीं करता। लेकिन आखिर में ये फैसला हमने किया कि हम अब अपना टाइम नहीं ज़ाया करेंगे कि बार बार किसी को मनाने की कोशिश करें, अपनी आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को, सबको निकालेंगे। और एक आदमी जो हमारे साथ हमेशा खड़ा है, शेख रशीद, उसको साथ लेके चलेंगे। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान और बिलावल भुट्टो की बात हो और पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा फिर 30 अक्टूबर के लिए दावत दी जाए? देखिए, बिलावल को सुनना चाहिए एतजाज़ हसन को। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में टॉप सीजन पॉलिटिशियन में वो एक है और उनको सुनना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में कभी भी आसिफ जरदारी, कभी भी नवाज शरीफ को कोई, वो नूरा कुश्ती करते रहेंगे। ये वो जो वर्ल्ड हैवीवेट रेसलिंग नहीं होती, बड़े बड़े डशके, कभी इधर कर रहे हैं, कभी इधर, चोट किसी को नहीं लगती, ये आपस में करते रहेंगे, कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि इनको डर है। और नवाज शरीफ भी डराता है, दोनों एक दूसरे को डराता है कि मैं गया तो तुम भी गए, तो ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। यानी पनामा खुलेगा तो सरे भी खुलेगा, स्विस अकाउंट्स भी खुलेंगे। सर देखिए ना, यही तो डर रहे हैं। एक दफ़ा एहतसाब हुआ तो फिर एहतसाब तो सबके लिए होता है ना, फिर तो इमरान खान भी नहीं बख्शा जाएगा, सब भी, जो भी एलिगेशंस है, होना भी यही चाहिए। तो एक के तो नहीं है, क्यों बचा रहे हैं एक दूसरे को? वो तब भी बचा रहे थे जब हम धरना दे रहे थे, आसिफ जरदारी ने बचाया नवाज शरीफ को। जब आप धरना दे रहे थे उस वक्त लंदन प्लान का जिक्र आया था, और आज भी जब हम देखते हैं तो आपके इत्तेहादी शेख रशीद वो लंदन में, आपकी पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा लंदन में, कादरी साहब से बात करने गए हैं या लंदन प्लान 2 बन रहा है? नहीं जी, कोई लंदन प्लान नहीं है। वो ये टाइम था छुट्टियों का, ये मुहर्रम के ऊपर, क्योंकि इन्होंने तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अब मुहर्रम के बाद ऐसी एक्टिविटी शुरू होनी है पॉलिटिकल जो कभी हुई नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि हमने सब तबकों को पास जाना है, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सबको हमने अपील करना है। सारे पाकिस्तान में फिरेंगे, अपने कारकुनों को भी सारे पाकिस्तान से, क्योंकि मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए डू और डाई है। हमने अगर अब ना एक्ट किया, ये जो करप्ट माफिया है, ये पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। लंदन प्लान, शेख रशीद, जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर बाई चांस वहाँ पे? चौधरी सरवर और जहांगीर तो इसलिए गए, जहांगीर ने मेरे ख्याल में अपना चेकअप भी करवाना है। चौधरी सरवर इसलिए गए क्योंकि वो यूरोपियन पार्लियामेंट को अप्रोच करना चाहते हैं, जो कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाके अपनी आवाज़ बुलंद करता हूँ। मुझे नहीं पता था शेख रशीद जा रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता तारुल कादरी वहाँ है। तारुल कादरी साहब से दोबारा आपके राब्ता या पार्टी लेवल पे कुछ इस्टेब्लिश हुआ है? नहीं जी, अभी कुछ नहीं हुआ। इरादा है? नहीं जी, क्योंकि अब तो हम फैसला कर बैठे हैं जाने का वहाँ। अगर वहाँ से कोई आए, वो ज्वाइन तो कोई भी कर सकता है। देखिए पाकिस्तान का है ये तो एंटी करप्शन पाकिस्तान एहतसाब मार्च है, इसमें कोई भी आ सकता है जो तंग है करप्शन से। खान साहब, पार्लियामेंट में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी? अब हम इंतज़ार करेंगे जब तक नवाज शरीफ का या इस्तीफ़ा
और या इसका एहतसाब TORs के तहत, नहीं तो ये पार्लियामेंट का फ़ायदा क्या मुझे बताएं अरशद। ये पाकिस्तान के कौम का पैसा ज़ाया करते हैं। इन्होंने जॉइंट सेशन किया, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन बन गई, सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई, जॉइंट बड़ी ज़बरदस्त रेजोल्यूशन साइन हो गई। जॉइंट सेशन का क्या मकसद था? एक्सपोज हो गए। जब आप एक कश्मीर इशू और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन को लेके अपने उसके पीछे छुपते हैं पनामा से बचने के लिए, तो यही होना था। वहाँ बजाय इत्तेहाद होने का वहाँ लड़ाई होगी। यानी खुर्शीद शाह जो पीपल्स पार्टी फ्रेंडली ऑपोजिशन है, उसके बावजूद इनकी आपस में लड़ाई हो गई और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, और एंड में जब रेजोल्यूशन पास हो रही थी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं था, तो खुद ही डिस्क्रेडिट कर दिया उस सारे जॉइंट सेशन को और अवाम का पैसा ज़ाया किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बॉयकॉट कब तक रखेगी पार्लियामेंट का? अब तो जी एवेल्युएट करेंगे, ये तो अब जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ जब तक, नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट को तो ज़ीरो कर दिया ना जी। जब नवाज शरीफ ने अपने पार्लियामेंट को जवाब नहीं दिया और नहीं दे रहा और आगे भी नहीं, और उनका ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि जी फिक्र ना करो लोग भूल जाएंगे, तो पार्लियामेंट की क्या रह गई? यही पार्लियामेंट में मैं शुरू में गया धांधली लेके, मैंने कहा कि ये 4 हल्के खोल दे। बड़ी रीजनेबल बात थी ना, 413 में से 4 हल्के खोलना कितनी मुस्बत बात थी। पार्लियामेंट में हमें कहा जी हम 40 खोल देंगे। हमने कहा अच्छा जी, हम चुप करके बैठ गए। 2 महीने के बाद उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट के इख्तियारात ही नहीं है। हम फिर तो ना कहते शुरू में कि अगर 40, फिर हम तमाशा देखते रहे, फिर ट्राइब्यूनल में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर जब एंड में रियलाइज किया कि तो कोई दरवाजा ही नहीं, फिर सड़कों पे आए। तो अब फिर हमने 6 महीने गुजार दिए हैं। आप देख लें कि जेन्युइन डेमोक्रेसीज में कितनी देर लगी, एक हफ्ता लगा। आइसलैंड में और बरतानिया में एक हफ्ते में फैसला हो गया। एक ने अपने आप को एहतसाब के सामने पेश किया, एक नहीं कर सका, रिजाइन किया। तो ये भी हम इसे डिमांड कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेते हैं और वफ़े के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो 30 अक्टूबर के लॉकडाउन से पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को कोई ख़तरा है या नहीं, और क्या इमरान खान साहब उस पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को ख़तरे में डाल रहे हैं? एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, आप पे एक इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया और बड़ी ज़ोर से लग रहा है हुकूमत और कुछ अपोजिशन जमातों की तरफ से कि जनाब एक दफ़ा फिर आप पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को ख़तरे में डालने जा रहे हैं, और शायद इसके पीछे भी कोई एम्पायर एक दफ़ा फिर है, क्योंकि नवंबर के साथ उसे को रिलेट किया जा रहा है। मैं अरशद, पहले तो एक चीज़ क्लियर हो जाए कि यहाँ एक छोटा सा स्टेटस को है। स्टेटस को वो है जो कि इस करप्ट निज़ाम से फ़ायदा पूरा उठा रहा है, या उनको पैसे बना रहे हैं। मीडिया के अंदर भी स्टेटस को है जिसको बड़ा पैसा चल रहा है, मीडिया हाउसेस को पैसा चल रहा है। नवाज शरीफ ने 20 अरब रुपए की एडवर्टाइजमेंट की है। 20 अरब के इश्तिहारात इस गरीब कौम के अपनी प्रोजेक्शन में, दोनों भाइयों की तस्वीरें होती हैं हर दूसरे दिन। ये स्टेटस को कोई तब्दीली नहीं चाहता ये, क्योंकि अगर निज़ाम तब्दील होता तो इनको अपनी फिक्र पड़ जाती है। तो ये सारा वक्त शोर मचाते हैं कि जी इमरान खान ये कर दिया वो कर दिया। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, जमहूरियत होती क्या है? जमहूरियत तो होती वो है जिधर एक ऑपोजिशन हो, एक गवर्नमेंट होती है, एक ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन का काम क्या है? ऑपोजिशन ना कानून बनाती है, ना एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ना उनके वजीर होते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम होता है कि गवर्नमेंट जब गलत काम करे, कानून तोड़े, मुल्क में अवाम का पैसा गलत खर्च हो, तो ऑपोजिशन तब बोलती है, नहीं तो ऑपोजिशन में कोई और रोल नहीं है। मुझे ये बताएं, एक मिनट मैं, अब मुझे ये बताएं, धांधली हुई, 22 पार्टीज ने कहा धांधली हुई, मैंने नहीं कहा, सारी पार्टीज ने कहा। नून लीग ने भी कहा धांधली हुई है, सिंध में उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा, पंजाब में हुई है, सारों ने कहा कि उधर, यानी एक पार्टी ने कहा। तो हमने जब कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं तो ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहा था कि अगला इलेक्शन ठीक हो। अब पनामा में पकड़ा गया नवाज शरीफ, अरबों रुपए की चोरी है। अब हम डिमांड कर रहे हैं ऑपोजिशन कि अवाम का पैसा चोरी हुआ, जवाब दो। जमहूरियत डीरेल कर रहा है जी, वो ये कर रहा है, और मेरा काम क्या है? अगर मैंने अवाम की चोरी, जो पैसा चोरी होता है, उसकी निशानदेही ना करूं, मेरा काम क्या है? और असेंबली में बैठने का क्या फायदा? मुझे बताएंगे, जो असेंबली में ऑपोजिशन बैठी है, इसने अवाम का कोई आज तक जो टैक्स की चोरी हो रही है जिसकी वजह से कर्जों में हम डूब रहे हैं, इन्होंने कुछ किया? आज तक जो करप्शन हो रही है, इन्होंने कुछ किया? नैब की नॉन परफॉर्मेंस पे असेंबली ने कुछ किया? जो मेन इश्यूज है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से तबाह हो रहा है मुल्क, क्या किया असेंबली ने?
जब वो नई असेंबली, अब जब असेंबली में नहीं मिल रहा, मैं जब इवेंट में लोगों के पास जाता हूं, जमहूरियत डीरेल ये कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको मिसाल दी है कि मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप थी उसमें ज्यादा जमहूरियत थी इनकी सो कॉल्ड जमहूरियत से। ये तो इन्होंने गठजोड़ कर लिया, बंदर बांट किया है। ये पाकिस्तान की बंदर बांट है। आपस में इन्होंने फैसला कर लिया, तुम इधर से लूटो ना, तुम सिंध में हाथ ना मारना। इसलिए तो आज़ाद हज़ारी को गुस्सा था कि मैंने सिंध में, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, इन्होंने डॉक्टर आसिम को पकड़ लिया। ये सारा प्रॉब्लम इधर है। अच्छा, इनको डर क्या लगा होता है? सारे इदारे तो तबाह कर दिए, अब रह गई है फौज। अब इनको डर लगा रहता है फौज से। ये समझते हैं कि जो आदमी कर रहा है फौज के कहने पर कर रहा है। अब मुझे ये बताएं कि पैनमा में इंकशाफ हुआ है, वो ना फौज ने करवाया ना इमरान खान ने करवाया है, वो तो एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ है, उसमें मेरा क्या कसूर है? 5 महीने भी इंतजार करते रहे, अब कर दो, TORs मान जाते, हम चुप करके बैठे रहते। अब TOR सारी असेंबली, सारी ऑपोजिशन ने बनाए थे ना, हम अकेले तो नहीं थे, वो भी नहीं माने। तो जब आखिर में हम सड़कों पे आते, जी फौज के कहने पे आ रहा है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। यानी अगर मैं ऑपोजिशन ना करूं, तो मेरा काम क्या? अगर मैं ऑपोजिशन करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। सादिक साहब कहते हैं 30 अक्टूबर को कुछ भी नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं होगा। यार सादिक तो बदकिस्मती से मुझे बड़ा अफसोस है, एक दरबारी बन गया वो भी, जो उसने वो रेफरेंस भेजी है। मैं नहीं उम्मीद रख रहा था यार सादिक से, लेकिन आखिर में मेरे ख्याल में इनके सारों के इंटरेस्ट कनेक्ट हो गए हैं। इमरान खान का जुनून कब तक जारी रहेगा? जब तक जिंदा है। मेरा 9 साल से मैंने फैसला किया था मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। फिर वो जुनून रहा जब तक, फिर टेस्ट क्रिकेट, फिर मैं अब टेस्ट के बाद बेस्ट ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ, फिर कैप्टन बना, बेस्ट टीम बनाना चाहता हूँ, फिर हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, फिर पॉलिटिक्स में, फिर यूनिवर्सिटी। अब तो ये जो जुनून ये तो खत्म नहीं होता, ये जब तक मैं जिंदा रहेगा। क्या बनाना चाह रहे हैं? जुनून पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान जो इसके लिए अल्लामा इकबाल ने सोचा था कि एक मिसाल बनेगी दुनिया के लिए कि असल में इस्लाम की इंसानियत, उसका अदल और इंसाफ का निज़ाम क्या होता है, जिसके लिए मुल्क बना था। याद रखें, ईस्ट पाकिस्तान 1000 मील दूर था। तो ये आइडियलिज्म थी ना कि हम एक ऐसा रोल मॉडल बनेंगे दुनिया के लिए कि हम एक मिसाल बन जाएंगे। जो बन गया पाकिस्तान, अगर टाटा बिरला की जगह नवाज शरीफ और जरदारी नहीं आना था तो इसकी जरूरत नहीं थी इस पाकिस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान में भी 18 करोड़ पाकिस्तानी, 15 करोड़ रह गए हैं। वो बांग्लादेश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, या वहां भी मुसलमान हैं। तो ये अगर तकसीम हमने किया, अगर इकट्ठे रह जाते तो शायद ज्यादा आवाज होती, ये कश्मीरों में जुल्म भी ना होता। आज हमें सोचना है कि ये मुल्क किसी मकसद के लिए बना था। हमने अगर उस विजन के ऊपर वापस ना गए, मैं फिर कह रहा हूं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो तबाही के रास्ते पे गए। हम अगर अदल और इंसाफ के रास्ते पे गए तो ये मुल्क वो बनेगा। हम अगर ये चोरों के हाथ में छोड़ दिए तो तबाही का रास्ता है। इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।